अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एमसीक्यूज़ को। हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज़ हैवियर देन देयर मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। यानी कि जो एल्यूमिनियम जो होता है वो कार्बन 12 से कितना हैवी होता है। एल्यूमिनियम का जो मास होता है वो 27 होता है, तो ये 27 टाइम्स जो है वो हैवियर होगा किसके निस्बत, कार्बन की निस्बत। उसके बाद क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर आपको पता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर क्या है, 17 है। हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन एम शेल। एम शेल के अंदर कितने, एम जो है वो दूसरा शेल है, यानी कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी शेल के अंदर फर्दर कितने सब शेल हैं, ये उसके एन नंबर से। हमारे पास हम शेल के नंबर इस तरतीब से देते हैं N1, N2, N3 और N4। पहला शेल हमारे पास होता है K, L, M, N। N हमारे पास तीसरा शेल है, तो इसका जो N है वो 3 है, तो इट्स मीन इसके अंदर तीन सब शेल होंगे S, P और D। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, उसका प्रोटॉन नंबर। इसी बेस पे एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर भी अरेंज किया गया है। ऑप्शन ए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड इन एन शेल। हमने इसकी अरेंजमेंट भी पढ़ी थी कि एम शेल के हर शेल की एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर मैक्सिमम 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। तो उन्होंने एम शेल के अंदर पूछा हुआ था, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल के अंदर लाए कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट एनर्जी, यानी कि ये चारों शेल मेंशन, इनमें से हाईएस्ट एनर्जी कौन सी है। हमने एनर्जी के बारे में भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन सा है, एन शेल है, तो यहाँ पे एनर्जी सबसे किसकी हाईएस्ट होगी, एन, क्योंकि के जो है वो न्यूक्लियस के करीब 3 शेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब शेल कैन एक्यूमुलेट एन इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिक्स अमाउंट होती है, इसी तरह सब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की फिक्स अमाउंट होती है। जैसे जो एस सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर मैक्सिमम 14। जो उन्होंने कहा ओवरऑल पूछा हुआ कि 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, डी के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर इमिटेड बाय यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 के बारे में हमने पीछे देखा था कि यूरेनियम जो है वो कौन सी रेडिएशन खारिज करती हैं, अल्फा रेज। ऑप्शन डी, प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एटम इज रिटन विद इट्स सिंबल, यानी कि प्रोटॉन नंबर, ये लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि प्रोटॉन नंबर को किधर लिखा जाता है, यानी कि लोअर और लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। कैसे, जैसे कि सपोज हमारे पास ये हाइड्रोजन है, तो ये इसकी लोअर साइड है और लेफ्ट साइड है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे इसका एटॉमिक मास लिखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, लोअर लेफ्ट साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के करीब 3 शेल कौन सा होता है, के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में क्या ट्रू नहीं है, दे हैव सेम नंबर ऑफ, यानी कि क्या चीज़ इनकी, देखें प्रोटॉन्स इनके सेम होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स इनके सेम नहीं होते, यानी कि ये न्यूट्रॉन जो है वो ट्रू नहीं है। इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उसके अंदर से कौन सा बनेगा। जैसे कि पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अगर आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी एलिमेंट उसको अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी निकालेगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन हों तब भी निकालेगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन निकालने वालों पे +1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वालों पे +2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने वालों पे +3, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की निस्बत, इसी वजह से ये +1, +2 और +3 चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव। ये ऑप्शन बी, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियर नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z, यानी प्रोटॉन नंबर
और न्यूक्लियन नंबर के लिए Z लिखा जाता है एंड रिस्पेक्टिवली Z एंड A। प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर होता है और न्यूक्लियन नंबर एटॉमिक मास होता है। प्रोटॉन नंबर के लिए Z और न्यूक्लियन नंबर के लिए A लिखा जाता है। इसका फार्मूला क्या होगा न्यूट्रॉन को फाइंड करने का? जैसे हमारे पास होता है, यानी कि जो फार्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस N होता है, ठीक। तो अगर हमने न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो इस P को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो N इज इक्वल टू A माइनस P हो जाएगा, ठीक है। तो P मीन के Z, ठीक है, A माइनस Z। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? A माइनस Z, ऑप्शन ए। प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर ऑफ एन एटम इज 13 एंड 27। कहते हैं कि किसी एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर 13 है, यानी एटॉमिक एटॉमिक नंबर 13 है और न्यूक्लियर नंबर 17 है। तो यहाँ पे हमने इसकी क्या करने हैं? इट कंसिस्ट ऑफ, इसका बताना है कि क्या है। ये देखें, प्रोटॉन नंबर 30 है, इट्स मीन कि उसके बाद 13 न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और 14 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनमें से कौन से एलिमेंट के दो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है? यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सोडियम आयन एंड आर्गन गैस, सोडियम एटम एंड नियॉन गैस, सोडियम एटम एंड आर्गन गैस, सोडियम आयन एंड नियॉन गैस। यानी कि यहाँ पे सोडियम का जो होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो जब सोडियम आयन बन जाएगा तो सोडियम क्या हो जाएगा? Na+1 हो जाएगा। यानी कि Na+1 का मतलब यह है कि सोडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस टाइम सोडियम और नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्योंकि सोडियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और नियॉन के पास। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी आएगा। हम शॉर्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। वाई एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बिल्कुल हमने स्टार्ट में पढ़ा था, पेज नंबर 24 पे। ये टॉप पे ही लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे एन एटम ऑन दी होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद शेल और सब शेल में क्या डिफरेंट है? पेज नंबर 28 पे शेल और सब शेल के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ है। उसके बाद न्यूक्लियस की कोई सी 4 प्रॉपर्टीज़ बताएं। ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ मेंशन हैं, 5 दी हुई हैं। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी 4 लिख सकते हैं। डिफाइन प्रोटॉन नंबर, व्हाट इज़ प्रोटॉन नंबर ऑफ एक्शन, प्रोटॉन नंबर क्या है, ठीक है। प्रोटॉन नंबर का भी जो है वो पूरा टॉपिक है। प्रोटॉन नंबर और पीरियोडिक टेबल से आप एक्शन का प्रोटॉन नंबर देख सकते हैं, क्या है? 8 है। उसके बाद डिफाइन न्यूक्लियन नंबर, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिटन विद इट्स सिंबल। उसके बाद न्यूक्लियन नंबर का भी जो है वो पूरा टॉपिक है और फिर उसको लिखने का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आइसोटोप्स, कार्बन के आइसोटोप्स और उनकी फिगर बनाएं। ये है कार्बन के आइसोटोप्स और साथ में उनकी ये फिगर्स। उसके बाद जस्टिफाई आइसोटोप्स कैन इफेक्ट मॉलिक्यूलर मास बट नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये नीचे ही इसका टॉपिक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। हाउ द चार्ज पार्टिकल बिहेव एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का के हवाले से हमने टॉपिक पढ़ा था। ये है पीछे हमने पढ़ा होगा, ये इसी चैप्टर के अंदर ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी टॉपिक है, पेज नंबर 28 के ऊपर जो है ये लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज कैलकुलेटेड। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये यहाँ पे आप देखें पेज नंबर 37 पे ये 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं। ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं और उनका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये पूरा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज इट्स चार्ज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि उस आयन की क्या नेचर होगी। उसके पास हमारे पास एक आयन है, उसके बाद प्रोटॉन कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। उसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 हैं और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। और उसके यहाँ पे हमने उसका चार्ज बताना है, ठीक है। अब आप देखिए न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है,
तो प्रोटॉन 7 है, इट्स मीन उसके ऊपर +7 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 10 है, इट्स मीन उसके ऊपर -10 चार्ज है। अब देखें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो प्रोटॉन कम है, तो टोटल एज अ होल उस आयन के ऊपर जो है वो क्या चार्ज होगा, -3 चार्ज होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ऑक्सीजन फॉर्म इन एनाइन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। यानी जो ऑक्सीजन है वो एनाइन क्यों बनाती है, कैटाइन क्यों नहीं बनाती। ये जो आयन का टॉपिक है वहाँ पे हमने आयन की जो है वो डिटेल हमने पढ़ी थी कि आयन कैसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो लूज़ करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है पहले से, यानी कि वो नॉर्मल ही रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है तो एज अ होल उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और प्रोटॉन वही रहते हैं, जिस वजह से उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसको मज़ीद अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसी वजह से वो नेगेटिव आयन बनाता है बनस्पत पॉजिटिव आयन के। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पे आप पूरी जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके कि ऑक्सीजन के सबसे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऑक्सीजन में ऐड करने हैं। तो ऐड करने से फिर एज अ होल उसके ऊपर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन जो थे वो 8 थे, तो जब वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 10 हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन उसके अंदर 8 ही रहेंगे, जिस वजह से उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट, एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो किस तरह का आयन बनाएगा और उसके बाद चार्ज क्या होगा, इसको भी हमने एक्सप्लेन करना है। ये भी यहाँ पे ये डिटेल में लिखा हुआ है कि किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में अगर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए, देखें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हों तो वो अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ठीक है। इसके लिए जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है वो आप कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोजन रिसीव करता है, एल्यूमिनियम के एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तीनों को लूज़ कर लेगा, फिर उसके बाद लूज़ करने की वजह से +3 चार्ज आ जाएगा। या यहाँ पे भी सेम वही मेथड है जो मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया है कि आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, कन्फिग्रेशन करने के बाद आप मेंशन करेंगे कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको तो किसी दूसरे एलिमेंट से 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना डिफ़िकल्ट होता है, इसी वजह से इसके लिए ईजी है कि वो अपने आउटरमोस्ट शेल से जो है वो लूज़ कर ले 3 इलेक्ट्रॉन और अपना जो सबसे बाहर वाला शेल है, ये देखें यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ये फिर ग्रुप नंबर 13 के अंदर, ये ग्रुप नंबर जो है वो 3A भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जिसका जो एटॉमिक मास है वो 27 है। इसके इलेक्ट्रॉन 13 के हिसाब से आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। 13 इसके यानी एटॉमिक नंबर है 13। इसका जो पहला शेल है K, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, L के अंदर 8 और M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो आप उसको यानी इसकी ये जो डायग्राम है ये बना के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में जो है वो 8 इस तरह से शो करके, और जो उसका जो तीसरा शेल है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो अब इन तीनों इलेक्ट्रॉन को आप लूज़ करवाना है, क्योंकि इसको अपना शेल, ये मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये एक जनरल रूल है कि एलिमेंट्स अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना एल्यूमिनियम के लिए डिफिकल्ट है, इसी वजह से वो अपने तीनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जब वो इन तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो पीछे उसके पास जो शेल है वो कंप्लीट है, तो वो स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से एज अ होल उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास 13 हैं। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, पीछे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 10, तो जबकि प्रोटॉन जो है उसके पास 13 ही हैं। तो प्रोटॉन ज़्यादा हैं, जिस वजह से उसके ऊपर एज अ होल +3 चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज, उसका अगर आपको एटॉमिक नंबर आता हो, आप चार्ज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड बाय एन एटम कंसिस्टिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। यानी किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उसका आयन किस तरह का होगा, सेम ये एल्यूमिनियम की तरह है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की एग्जांपल है, तो इधर आपने एग्जांपल ले लेनी है नाइट्रोजन की।
नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए मजीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लेकिन उसके पास प्रोटॉन जो है वो 8 नहीं हो जाएंगे टोटल। उसके पास इलेक्ट्रॉन देखें 8 2 10 हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो -10, लेकिन ये +7 है तो एज अ होल नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वाई सम आइसोटोप्स एक्सिबिट रेडियो एक्टिविटी। कुछ आइसोटोप्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना क्यों होता है, ये भी हमने टॉपिक हमने पढ़ा है। आइसोटोप्स कैन एक्सिबिट रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई रेडियो एक्टिविटी कैन चेंज द प्रोटॉन नंबर। ये भी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था कि किस तरह से रेडियो एक्टिविटी जो है वो आइसोटोप्स का प्रोटॉन नंबर चेंज कर लेती है 29, क्योंकि जब कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो करता है तो उसके अंदर से रेडिएशन निकलने के बाद वो एक एलिमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में कन्वर्ट उस टाइम तक कन्वर्ट होता रहता है जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद लास्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय शेल्स। शेल से क्या मुराद है? एक्सप्लेन हाउ दे लाई अराउंड द न्यूक्लियस एंड अक्यूमुलेट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली। ये भी पूरा टॉपिक है शेल का। ये आप पूरा टॉपिक इसके आंसर का जो उन्होंने डिटेल दी हुई है उस हिसाब से हेडिंग बना के लिख सकते हैं पेज नंबर 25 पे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी क्या है? वाई डू सम एलिमेंट एक्सिबिट रेडियो एक्टिविटी, जस्टिफाई विद एन एग्जांपल दैट दिस फिनोमेना कैन चेंज द प्रोटॉन नंबर। ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ये रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से प्रोटॉन नंबर चेंज करती है, ये वाला और ये दोनों टॉपिक्स जो है वो इनको मिला के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आइसोटोप्स की भी डिटेल पूरी, ये पूरा टॉपिक है आइसोटोप का, ये वाला। उसके बाद आइसोटोप्स की इम्पोर्टेंस, ये भी हमने नेक्स्ट 32 पे इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ी थी। उसके बाद विच टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म कैटाइन्स, कौन से एटम कैटाइन बनाते हैं और सोडियम के कैटाइन कैसे बनता है, ये कैटाइन की जनरल बारे में, और फिर सोडियम कैसे कैटाइन बनता है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद एनाइन क्या है और कैसे बनता है, और यहाँ पे एनाइन के बारे में ये लिखा हुआ है और ये साथ में पूरे क्लोरीन कैसे एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है उसकी डिटेल भी यहाँ पे पूरी मेंशन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सिल्वर इज फाउंड नेचुरली। जो सिल्वर होता है Ag, उसके नेचुरली 2 आइसोटोप्स होते हैं, सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109 इन रिलेटिव एबंडेंस एज, और उनकी रिलेटिव एबंडेंस ये है। और यहाँ भी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, सिंपल जो है ये आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए ये वाला फार्मूला लगाना है, रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एबंडेंस। यहाँ पे एक का एटॉमिक मास, फिर उसकी रिलेटिव एबंडेंस, फिर दूसरा एटॉमिक मास और फिर उसकी रिलेटिव एबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100 करके उसका रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड हो जाएगा। उसके बाद कार्बन के 3 आइसोटोप्स की रिलेटिव एबंडेंस दी हुई है और साथ में ये मैसेज उनके मेंशन हैं। पहले का मैस 12 है, दूसरे का 13 है, तीसरे का 14 है। सेम जो है वो आप यहाँ पे 2 का मेंशन है, आप इसके अलावा एक तीसरा भी इसके अंदर ऐड करके तीनों आइसोटोप्स को प्लस करके उनके एटॉमिक मास और रिलेटिव एबंडेंस को मल्टीप्लाई करके और आपस में प्लस करके डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो वो उस एलिमेंट कार्बन के एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो फाइंड हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।